हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं सचिन विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म कृषि शिक्षा पर। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए बीएससी एग्रीकल्चर सेकंड सेमेस्टर का जो पिछले साल पेपर हुआ था फंडामेंटल ऑफ क्रॉप फिजियोलॉजी का, इसके पेपर का सॉल्यूशन लाया हूं। इसके पहले मैंने जो है इसका सॉल्यूशन अपलोड किया था जब इसका पेपर हुआ था तब, तो इंस्टेंट सॉल्यूशन था तो उसमें थोड़ी बहुत एक दो क्वेश्चन गलत होने की संभावना रहती है। तो इसको जो है मैंने करेक्ट करके एकदम अच्छे से मिलान करके सही तरीके से जो है आपके लिए इसका सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। क्योंकि क्या होता है ना कि अक्सर परीक्षाओं में पिछले साल के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो आप लोग इसे ध्यान से पढ़कर जाइएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर आपके सेमेस्टर से संबंधित सभी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है और जो आपके पेपर होते हैं उनका तुरंत सॉल्यूशन भी, पेपर के तुरंत बाद उसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कराया जाता है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको नोट्स वगैरह भी प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि कोशिका की दैहिक क्रियाएँ हैं। पहला क्वेश्चन है कि कोशिका की दैहिक क्रियाएँ हैं। ऑप्शन ए है परासरण, ऑप्शन बी है अंतःशोषण, ऑप्शन सी है प्रसरण और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि परासरण क्या होता है। परासरण मतलब कि ऑस्मोसिस क्या होता है। तो ऑस्मोसिस का मतलब होता है कि जैसे यहाँ पर लोअर कंसंट्रेशन है, मतलब लोअर कंसंट्रेशन मतलब कम सांद्रता है, और यहाँ पर जो है हाई कंसंट्रेशन है, यानी कि बहुत ज़्यादा अधिक सांद्रता है। तो जब किसी भी सब्सटेंस का जो प्रवाह होता है, पदार्थ का प्रवाह लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर होता है। ये क्या है? लो है, और ये क्या है? हाई है। तो जब लो से हाई की ओर होता है प्रवाह, तो उसे कहा जाता है ऑस्मोसिस यानी परासरण। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि जब किसी विलयन का प्रवाह लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो आप लोग उसे टिक करेंगे ऑस्मोसिस यानी परासरण। तो एक क्वेश्चन ये आपका तैयार हो गया। दूसरा है इम्बिबिशन। इम्बिबिशन क्या होता है? अंतः शोषण क्या होता है? तो अंतः शोषण का मतलब होता है कि जैसे ये कोई पदार्थ है, ठोस पदार्थ यानी सॉलिड सब्सटेंस है, इसमें पानी जो है एब्जॉर्ब हो जाए, अपने आप पानी एब्जॉर्ब हो जाए, नमी एब्जॉर्ब हो जाए और इसमें जो है स्वेलिंग आ जाए, ये फूल जाए। पानी एब्जॉर्ब करके जब कोई ठोस पदार्थ फूल जाता है तो उसे अंतः शोषण कहा जाता है, इम्बिबिशन कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल पूछा जाता है अक्सर। तो जो लकड़ी होती है, लकड़ी बरसात के मौसम में नमी सोखकर फूल जाती है, ये इसका एक उदाहरण है। तो इस प्रकार से आपके दो क्वेश्चन तैयार हो गए, एक अंतः शोषण क्या है और इसका एग्जाम्पल क्या है। ऑस्मोसिस का एग्जाम्पल यानी परासरण का एग्जाम्पल जो है वो होता है जो आपका मुनक्का होता है। मुनक्का को जब हम लोग पानी में भिगोते हैं तो वो फूल जाता है, वो जो है परासरण का उदाहरण है। इसके बाद है प्रसरण। प्रसरण यानी डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न क्या होता है? तो डिफ्यूज़न या प्रसरण जो है ये ऑस्मोसिस यानी परासरण का उल्टा होता है। ऑस्मोसिस में जो है लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर रहता है प्रवाह। इसमें क्या होता है कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर प्रवाह रहता है। तो इस प्रकार से जो डिफ्यूज़न होता है उसमें हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर प्रवाह रहता है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा है कि कोशिका की दैहिक क्रियाएं हैं। तो ऑप्शन परासरण, अंतःशोषण और प्रसरण, ये तीनों हो जाएगा। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, उपर्युक्त सभी। तो इस प्रकार से एक क्वेश्चन में आपके कई सारे क्वेश्चन तैयार हो गए। पहला कोशिका की दैहिक क्रियाएं हैं, तो परासरण, अंतःशोषण, प्रसरण तीनों है। दूसरा परासरण क्या है, परासरण के एग्जाम्पल। फिर अंतःशोषण क्या है, अंतःशोषण के एग्जाम्पल। और प्रसरण क्या है, इसका एग्जाम्पल होता है सेंट। जब हम लोग सेंट को किसी, मतलब सेंट एक छोटी सी शीशी में भरा रहता है, उसमें जो है बहुत हाई कंसंट्रेशन होता है, उसे छोड़ते हैं तो पूरे कमरे में फैल जाता है, ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका भित्ति के कार्य हैं। कोशिका भित्ति के कार्य कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए है आंतरिक भागों की रक्षा करना, ऑप्शन बी है कि आकार निर्धारण करना, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों। तो जो कोशिका भित्ति होती है, ये जैसे मान लीजिए कोई सेल है यानी कोशिका है, इसके चारों ओर एक वॉल पाई जाती है, सेल वॉल, जिसे कोशिका भित्ति कहा जाता है। इसका कार्य जो है, इसके अंदर जो कोशिकांग पाए जाते हैं उनको सुरक्षा भी प्रदान करती है बाहरी चीज़ों से, और ये जो है
आकार भी निर्धारण करती है। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर होगा वो दोनों हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोशिका में ऊर्जा उत्पादन का केंद्र है। कोशिका में ऊर्जा उत्पादन का केंद्र है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या फिर वर्णक, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया, या उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? तो पहले ये जान लीजिए कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य क्या होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये कोशिका में पाया जाता है। इसका काम होता है प्रोटीन का और वसा यानी जो लिपिड्स होते हैं उनका संश्लेषण करना। तो ये जो है ऊर्जा का उत्पादन नहीं करती है। इसके बाद है वर्णक। वर्णक यानी प्लास्टिड। प्लास्टिड जो है वो होते हैं, प्लास्टिड के कारण जो है पौधों में रंग पाया जाता है। जैसे प्लास्टिड जो है 3 प्रकार का होता है। एक होता है वर्णी लवक, एक होता है अवर्णी लवक, और एक होता है हरित लवक। तो हरित लवक के कारण जो है हरा रंग होता है, और जो आपका अवर्णी लवक होता है उसमें कोई भी प्रकार का मतलब कोई भी रंग नहीं होता है, और जो वर्णी लवक होता है उसमें पाया जाता है। जैसे नीला रंग पाया जाता है, बैगनी रंग एंथोसाइनिन के कारण, पीला रंग कैरोटीन के कारण। तो ये सब जो है आपके वर्णी लवक होते हैं। तो लवक का कार्य जो है कलर प्रदान करना होता है। माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य जो है कोशिका में श्वसन करना होता है, और वहाँ से जो है ये ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। तो कोशिका में ऊर्जा उत्पादन का केंद्र जो है वो हो जाएगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफिल के रूप हैं। क्लोरोफिल के रूप हैं क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और क्लोरोफिल सी। तो ये सभी जो है क्लोरोफिल के रूप हैं। क्लोरोफिल के बहुत सारे प्रकार होते हैं, ए बी सी डी ई, इस प्रकार से कई सारी श्रृंखला पाई जाती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। बाकी बात कर लेते हैं क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, क्योंकि इनसे जो है काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनके अंदर से। तो क्लोरोफिल ए जो है ये ज़्यादातर हरे पौधों में पाया जाता है। पृथ्वी पर जितने भी हरे पौधे पाए जाते हैं उनमें ये पाया जाता है। और इसका जो एम्पेरिकल फार्मूला होता है, इसका एक एम्पेरिकल फार्मूला होता है जो कि परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। वो होता है C55 यानी C55 H72 O5 N4 Mg। इसे याद कर लीजिएगा, इसे नोट कर लीजिएगा, C55 H72 O5 N4 Mg। ये जो है क्लोरोफिल ए का एम्पेरिकल फार्मूला होता है, और ये हरे पौधों में पाया जाता है। इसके बाद है क्लोरोफिल बी। तो क्लोरोफिल बी जो है ये नीले हरे शैवालों में, जो आपका बीजीय होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी, नीले हरे शैवाल जो होते हैं उनमें ये पाया जाता है। और इसका एम्पेरिकल फार्मूला होता है C55 H70। उसमें क्या था 72, इसमें है C55 H70, और इसके बाद O6 N4 Mg। इसे नोट कर लीजिएगा, ये जो है क्लोरोफिल बी का एम्पेरिकल फार्मूला होता है। तो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी से ये 2 क्वेश्चन पूछ लेते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्रेना पाया जाता है। ग्रेना पाया जाता है, पूछ रहा है कहाँ पर पाया जाता है, राइबोसोम में या फिर क्लोरोफिल में। तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। जो क्लोरोफिल होता है आपका क्लोरोप्लास्ट में जो है थाइलाकॉइड्स पाए जाते हैं। थाइलाकॉइड्स यानी कि इसमें जो है इस प्रकार से पार्ट होता है क्लोरोफिल का। एक मिनट देखिए, जैसे ये क्लोरोफिल है तो इसमें जो है क्लोरोप्लास्ट है, तो इसमें इस प्रकार से पाया जाता है। जो ये वाला भाग है इसे कहा जाता है ग्रेना, और ये जो खाली स्थान होता है इसे कहा जाता है स्ट्रोमा। तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो पाया जाता है आपका ग्रेना जो है पाया जाता है क्लोरोफिल में, राइबोसोम में नहीं पाया जाता है। इसका उत्तर बी करेक्ट हो जाएगा, क्लोरोफिल। अगला है, प्रकाश की उपस्थिति में जल का विखंडन कहलाता है। तो प्रकाश की उपस्थिति में जो है जल का विखंडन, इसे कहा जाता है फोटोलिसिस। इसका उत्तर हो जाएगा फोटोलिसिस। और क्लोरोसिस क्या होता है? तो क्लोरोसिस जो है जब पौधों की पत्तियां जो है हरी से पीली पड़ जाती हैं, पत्तियां जब पीली पड़ने लगती हैं तो उन्हें कहा जाता है क्लोरोसिस। और फोटोलिसिस क्या होता है? प्रकाश की उपस्थिति में जल का विखंडन। इसमें पूछ लिया जाता है कि कौन सा तत्व जो है इन्वॉल्व रहता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा क्लोरीन। क्लोरीन जो है ये फोटोलिसिस में इम्पॉर्टेंट रोल जो है प्ले करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि सल्फर संगठनात्मक तत्व है। सल्फर संगठनात्मक तत्व है।
तो ऑप्शन ए है सिस्टाइन, ऑप्शन बी है मिथियोनिन, ऑप्शन सी है थाइमिन और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो ये जो सिस्टीन, मिथियोनिन और थाइमिन है, ये एमिनो एसिड होते हैं। और ये किस प्रकार के एमिनो एसिड होते हैं? ये सल्फ़र कंटेनिंग एमिनो एसिड होते हैं, यानी इनमें जो है सल्फ़र पाया जाता है। तो इस प्रकार से इसका जो उत्तर होगा वो हो जाएगा उपर्युक्त सभी, यानी इन सभी में जो है सल्फ़र पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि धान्य फसलों में स्टार्वेशन रोग तत्व की कमी के कारण होता है। यानी जो धान्य फसलें होती हैं, गेहूँ, चावल वगैरह, उसमें स्टार्वेशन रोग होता है। ये किस तत्व की कमी से होता है? बोरान की कमी से, जिंक की कमी से, नाइट्रोजन की कमी से या फिर कैल्शियम की कमी से। तो बोरान की कमी से पौधों में जो है वो, जैसे आपका कालीफ्लावर में हुप्टेल तो मॉलिब्डेनम की कमी से होता है। बोरान की कमी से ब्राउनिंग हो जाती है। और बहुत सारे, जैसे हेन एंड चिकन डिजीज़ इन ग्रेप्स में हेन चिकन डिजीज़ हो जाती है। जिंक से जो है लिटिल लीफ होता है और नाइट्रोजन से स्टार्वेशन होता है। स्टार्वेशन मतलब होता है कि भूख एक प्रकार से। तो नाइट्रोजन की कमी से स्टार्वेशन होता है, इसका उत्तर हो जाएगा नाइट्रोजन। बाकी कैल्शियम की कमी से जो उसकी एपिकल बड होती है वो सफ़ेद हो जाती है, ऊपरी पत्तियां जो हैं वो सफ़ेद होने लगती हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश में ऊर्जा का रूप है, फॉर्म ऑफ एनर्जी इन लाइट, चुंबकीय ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, तरंग ऊर्जा या उपर्युक्त सभी। तो पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने जब इसको पेपर का तुरंत सॉल्यूशन कराया था तो मैंने इसमें गलत बता दिया था। तरंग ऊर्जा, प्रकाश जो है एक प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेवलेंथ होती है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मैग्नेटिक मतलब मैग्नेटिक एनर्जी यानी चुंबकीय ऊर्जा, और वेवलेंथ मतलब ये एक प्रकार की वेव एनर्जी भी होती है, और लाइट तो लाइट एनर्जी है ही। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा उपर्युक्त सभी। तो ये तीनों ऑप्शन सही होंगे। इसमें चुंबकीय ऊर्जा भी है, प्रकाश ऊर्जा तो है ही, और तरंग ऊर्जा भी है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, क्वांटासोम इकाई है, क्वांटासोम इकाई है प्रकाश संश्लेषण की, श्वसन की या वाष्पोत्सर्जन की या फिर उपर्युक्त सभी। तो पहले जान लीजिए क्वांटासोम होता क्या है। जो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट में थाइलाकॉइड्स पाए जाते हैं। इस प्रकार से इन थाइलाकॉइड्स के ऊपर ऐसे छोटे छोटे ये बिंदी के रूप में क्वांटासोम पाए जाते हैं। तो यही होते हैं। तो ये किससे संबंधित होते हैं? प्रकाश संश्लेषण से। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, कोशिका के मुख्य संरचनात्मक तत्व हैं, कोशिका के मुख्य संरचनात्मक तत्व हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ये तो सबको पता होगा कि जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होता है, ये संरचनात्मक तत्व इन्हें कहा जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। अगला है, परासरण क्रिया में विलायक का बहाव होता है। मैंने पहले ही क्वेश्चन में आपको परासरण, अंतःशोषण, परासरण और एक और था जिसे डिफ्यूज़न कहा जाता है, प्रसरण, इन तीनों के बारे में बताया था। तो जो परासरण होता है, ऑस्मोसिस होता है, वो जो है आपका लोअर कंसंट्रेशन यानी कि निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर होता है। तो इसका ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। तो वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने सभी सेमेस्टर के साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि वो लोग भी जो है अच्छे से तैयारी कर पाएँ और थोड़ी बहुत उनकी भी हेल्प हो सके और हमारी भी हेल्प हो सके। बाकी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर करके रखिएगा, क्योंकि वहाँ पर मैं आपको क्विज देता हूँ जिनसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसमें से काफ़ी क्वेश्चन भी आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। जो टेलीग्राम चैनल है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि वाष्पोत्सर्जन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वाष्पोत्सर्जन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किसमें? रसारोहण में, शीतलन प्रभाव में या स्थानांतरण में या फिर उपर्युक्त सभी में। तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जो है, ये जो रसारोहण है, एसेंट ऑफ सैप, ये एक प्रकार का मैकेनिज्म होता है जिससे जो है जो जल होता है वो पौधों में ऊपर की ओर चढ़ता है। इसमें क्या होता है कि ये जैसे पत्ती है, तो इसमें जब वाष्पोत्सर्जन होता है तो जल जो है उड़ के वायुमंडल में जाता है। जब यहाँ से जल हटता है तो ये धीरे धीरे यहाँ नीचे का जल जो है आगे बढ़ता है। इस प्रकार से ये ऊपर जाते हुए ऊपर उड़ जाता है। तो वाष्पोत्सर्जन जो है ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है रसारोहण में। शीतलन में जब यहाँ से पत्ती से जल उड़ता है ऊपर की ओर, तो ये जो है इसको ठंडा रखता है पौधे को। तो शीतलन में भी
प्रभावी है, मतलब इस ये जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके बाद स्थानांतरण में, अब जल जो है यहाँ से यहाँ पहुँचेगा तो यही तो है स्थानांतरण, तो स्थानांतरण भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसका उत्तर जो है डी करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, पौधों को उगाने की मिट्टी रहित विधि है, यानी मिट्टी रहित मतलब जिसमें मिट्टी ना हो। हाइड्रोपोनिक्स, एरोपोनिक्स, ए और बी दोनों या उपर्युक्त सभी। तो हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है, जब जल में खेती की जाती है, और जब एरोपोनिक्स मतलब हवा में खेती की जाती है। तो जल में की जाएगी तब भी मिट्टी नहीं है, और हवा में की जाएगी तब भी मिट्टी नहीं है। तो इसमें जो है ये दोनों ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए और बी दोनों। ये दोनों विधि जो है मिट्टी रहित विधि है पौधों को उगाने की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संतृप्त वसीय अम्ल धारित करते हैं। संतृप्त वसीय अम्ल धारित करते हैं, तो संतृप्त वसीय अम्ल एकल बॉन्ड को धारित करते हैं, सिंगल बॉन्ड को धारित करते हैं। इसके बाद है, फल पकाने वाला हार्मोन है। अब फल पकाने वाला हार्मोन तो इथिलीन ही होता है। एब्सिसिक एसिड क्या होता है, एब्सिसिक एसिड जो है ये एबीए होता है, इसे रूटिंग हार्मोन कहा जाता है। ये जो है जड़ को मतलब बढ़ाता है। इसके बाद है जिब्रेलिक एसिड। जिब्रेलिक एसिड जो है ये जो डॉर्मेंसी होती है, सुसुप्ता अवस्था, उसको जो है तोड़ने का काम करता है और कोशिका विभाजन भी करता है। इसके बाद है, तो इसका जो आंसर है वो फल पकाने वाला हार्मोन हो जाएगा इथिलीन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, आरक्यू को मापते हैं, गैनांग रिस्पायरोमीटर, गैनांग पोटोमीटर या पोरोमीटर या फिर उपर्युक्त सभी। तो जो आरक्यू होता है इसे कहा जाता है रिस्पायरेटरी क्वाटिएंट। रिस्पायरेटरी क्वाटिएंट जो है कहा जाता है, आरक्यू का फुल फॉर्म होता है। इसे मापा जाता है गैनांग रिस्पायरोमीटर द्वारा। गैनांग रिस्पायरोमीटर द्वारा आरक्यू को मापते हैं। आरक्यू को रिस्पायरेटरी क्वाटिएंट कहा जाता है। बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा गया है कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसका आरक्यू क्या होता है। तो कार्बोहाइड्रेट का आरक्यू होता है 1। यहाँ पर नीचे यही क्वेश्चन दिया गया है कि जब कार्बोहाइड्रेट पूर्णतः ऑक्सीकृत हो जाते हैं तो आरक्यू का मान होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1। और प्रोटीन का होता है 0.9, और जो वसा होती है फैट का होता है 0.7। तो फैट का जो आरक्यू होता है वो 0.7, प्रोटीन का 0.9 और कार्बोहाइड्रेट का 1। इन्हें आप याद करिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के एक अणु के जारण से कुल उत्पादित ऊर्जा है, यानी जब ग्लूकोज का एक अणु जो है वो टूटता है या कंज्यूम होता है या जलता है तो उससे कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 38 ATP। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि ग्लाइकोलिसिस को अन्य नाम से जाना जाता है, यानी जो ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया होती है इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है। साइट्रिक एसिड चक्र यानी साइट्रिक एसिड साइकिल, TCA चक्र या EMP पाथवे। तो इसको जो है, जो ग्लाइकोलिसिस होता है इसे कहा जाता है EMP पाथवे। EMP पाथवे जो है ये ग्लाइकोलिसिस का दूसरा नाम है। EMP पाथवे का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इम्बडेन, EMBDEN, इम्बडेन मायरहोफ, PARANAS, परनास, इम्बडेन मायरहोफ परनास। ये जो है EMP पाथवे का फुल फॉर्म होता है। इसके बाद है, जो साइट्रिक एसिड साइकिल होती है इसे जो है ETS साइकिल के नाम से जाना जाता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र सिस्टम। साइट्रिक एसिड चक्र को ETS साइकिल के नाम से जाना जाता है। TCA साइकिल को TCA साइकिल को आपके क्रेब्स क्रेब्स साइकिल के नाम से जाना जाता है। तो इन तीनों को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, साइट्रिक एसिड को ETS साइकिल, TCA साइकिल को क्रेब्स साइकिल और EMP पाथवे को ग्लाइकोलिसिस। तो इनके जो है दोनों नाम दो नाम हैं जिन्हें आप ध्यान रखिएगा, ये परीक्षा में पूछा जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएंगे, तो आप लोग उसे ज़रूर देखिएगा। बाकी आपको प्लेलिस्ट दिख रही होगी, तो यहाँ से जाकर आप क्रॉप फिजियोलॉजी के जो अदर
वीडियो हैं, उन्हें देखकर आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनकी और हमारी दोनों लोगों की थोड़ी बहुत हेल्प हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।